हेलो एवरीवन, मैं शुभ गुप्ता आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्षारीय धातुओं द्वारा बनाए जाने वाले कुछ संकुल यौगिकों के बारे में बताएंगे। क्षारीय धातुओं की बात करें तो आवर्त सारणी को चार ब्लॉक में बांटा गया है, जिनमें से पहले को बोलते हैं हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक में जो तत्व आते हैं उन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट, पी वालों को बोलते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट, और डी वालों को डी ब्लॉक के एलिमेंट, और एफ में आने वाले एलिमेंट को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। ये सभी जो तत्व होते हैं अब परमाणु रूप में होते हैं, कुछ बहुत कम कुछ ही ऐसे होते हैं जो प्रकृति में या फिर प्रारंभिक रूप में अणु रूप में ही पाए जाते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन O2 को ले लें। इसके अलावा जो परमाणु रूप में होते हैं तो ये क्या करते हैं, अनेक प्रकार से अनेक क्रियाओं द्वारा बॉन्ड बनाकर और बलों के द्वारा जुड़कर नए नए यौगिक बनाते हैं। मतलब परमाणु से अणु बनाते हैं, अणु से यौगिक बना लेते हैं। उन्हीं में से एक प्रकार का यौगिक होता है संकुल यौगिक, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ये संकुल यौगिक कौन बनाता है, उसके बनाने के लिए क्या शर्तें होती हैं, क्या उसमें गुण होने चाहिए और किस प्रकार बनता है। तो अभी हमने इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को CFT बताया था, और CFT में हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में CFT बताया था तो हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पूरा बेसिक बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है, कैसे क्या बनता है, और इसे बनना किस सिद्धांत ने बताया तो वो था CFT क्रिस्टल फेट थ्योरी। तो जब CFT हमने पढ़ाया था तो हमने पूरा संकुल यौगिक को समझाया था बेसिक से, फिर हमने CFT के पॉइंट क्लियर किए थे और हमने वो टॉपिक 2 लेक्चर में कंप्लीट किया था। पहले में CFT और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बनना बेसिक रूप से पूरा, और दूसरे में CFT की लिमिटेशन। तो यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप वहाँ CFT टॉपिक के फर्स्ट लेक्चर से पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अपना क्लियर कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमें क्राउन ईथर बताना है कि क्या होते हैं। तो क्राउन ईथर से पहले हम ये बता दें कि क्राउन ईथर का संबंध किससे होता है, या फिर क्राउन ईथर जो होते हैं तो आवर्त सारणी में कौन से तत्व या कौन इनके साथ क्रिया करते हैं। तो क्राउन ईथर एक प्रकार के लिगेंड होते हैं। आप पहले वाले लेक्चर से फर्स्ट लेक्चर को देखकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है इसका पूरा बेसिक और इसके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज हम आप लोगों को क्राउन ईथर के बारे में बताएंगे, यानी आज का अपना टॉपिक है क्राउन ईथर। क्राउन ईथर बताने से पहले इसकी शुरुआत पूरी बेसिक से करें कि क्राउन ईथर होता क्या है, क्राउन ईथर किस प्रकार बनते हैं, और फिर क्राउन ईथर का इम्पोर्टेंस भी और इनका पूरा बेसिक आधार क्या कैसा है, और ये सब जानते हुए बताते हुए हम क्राउन ईथर को एक्सप्लेन करेंगे और इनका रिलेशन किससे है। तो हमने क्या होता है, क्राउन ईथर जो होते हैं वो S ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, और S ब्लॉक के जितने तत्व होते हैं वो सब क्या करते हैं, धातु रूप में होते हैं। और धातु को ही पियर्सन ने अम्ल एसिड बोला था, और क्योंकि इनके गुण एसिड के समान होते हैं। और S ब्लॉक को हम दो सब ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, जिनमें पहले बोलते हैं प्रथम वाले को फर्स्ट S ब्लॉक, दूसरे को हम बोल सकते हैं सेकंड S सब ब्लॉक बोल सकते हैं। पहले वाले के तत्व की भी क्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो मैंने धातु बोलते हैं, और धातु के समान इन्हें क्या बोला जाता है, धातु बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षार के समान होते हैं। दूसरे को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं क्योंकि उनके ऑक्साइड क्षारीय भी होते हैं, उनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं तथा उनके गुण मृदा के समान होते हैं। तो हम S ब्लॉक का जो दूसरा वर्ग होता है उसे हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु बोल देते हैं। अब S ब्लॉक क्या करता है,
तो हम जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जानेंगे संकुल यौगिक क्या होता है और ये यौगिक कैसे है, तो एस ब्लॉक के तत्व एक अलग प्रकार के, फिर बोल दो एक प्रकार के यौगिक बनाते हैं जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। हमें पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पता होना चाहिए। और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं एस ब्लॉक के तत्व, और एस ब्लॉक में जब दो ब्लॉक आते हैं तो पहला क्या होता है, तो पहले में हाइड्रोजन को कभी कभार एस ब्लॉक में अपन वैसे लेते नहीं, हाइड्रोजन अबार तत्व कहलाता है जिसे अबर सारणी में सबसे अलग रखा गया है। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को कभी कभार गिन भी लिया जाता है और कभी कभार से छोड़ देते हैं। हाइड्रोजन को कहीं नहीं गिनना, तो अबर सारणी में सबसे अलग रखा गया है। यदि हम लेते भी तो उसे एस ब्लॉक में ही लेते हैं। और यदि इसकी हाइड्रोजन इंक्लूड कर दें तो हो जाता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम। ये होता है हमारा एस ब्लॉक का प्रथम वर्ग। दूसरा क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रैंसियम, बेरियम, रेडियम, है ना। और इन आसानी से ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। है लीना की रब से फरियाद, है ना, तो क्या छूट गया, है लीना की रब से सीजियम छूट गया, है ना, फरियाद FR। तो पहले तो हमने आप लोगों को ऐसे ही बताया, लेकिन ट्रिक यदि पता होती है तो यदि कुछ हमने छोड़ दिया कोई गलती तो ये आसानी से दे सकते हैं। है मतलब हाइड्रोजन, लीना में लिथियम, सोडियम में Na आ जाएगा लीना की, पोटेशियम, रब, रुबिडियम, सीजियम से फरियाद आ जाएगा, फ्रांसियम आ जाएगा। दूसरा होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ये हमारा एस ब्लॉक लिख गया। जब ये हमारा एस ब्लॉक हो गया तो एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, धातु के समान होते हैं। और चूंकि इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते तो इन्हें क्षारीय धातु बोल देते हैं। इनके ऑक्साइड भी क्षारीय है लेकिन गुण मृदा के समान होते हैं तो क्षारीय मृदा धातु बोल देते हैं। क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु। अब ये परमाणु रूप में है। परमाणु कैसे पहचानोगे, सब एक एक है, जिनकी संख्या एक हो तो परमाणु, एक से अधिक हो तो अणु भी आ जाता है। जब समान प्रकार के अलग हो तो उन्हें यौगिक कब बोलते हैं, जब एक से अधिक प्रकार के, मतलब जैसे हाइड्रोजन ने H2 बनाया, पहले हाइड्रोजन सिंगल है तो परमाणु H2 बना लिया, अणु बोल देंगे। अब हाइड्रोजन ने एक अलग प्रकार के तत्व के साथ बना लिया, ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया, अणु H2O, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। जब अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में कोई अणु बनाते हैं तो संख्या बोल देते हैं, यौगिक बोल सकते हैं। तो H2 हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हैं। तो इस प्रकार के यौगिक जब बनाए जाते हैं तो यौगिक कई प्रकार के होते हैं। आयनिक बॉन्ड द्वारा बना यौगिक आयनिक यौगिक, सहसंयोजी बंध द्वारा बना यौगिक सहसंयोजी यौगिक, उप सहसंयोजी बंध जब बनता है यौगिकों के बीच में, या फिर जब कोई दो परमाणु या तत्व क्या कर ले उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर यौगिक बनाते हैं तो हम इसे उप सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। लेकिन संकुल यौगिक कब बनते हैं, संकुल यौगिक धातु और अधातु के मध्य बनता है। धातु क्या है, धातु एक प्रकार से जो अभिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके, और अधातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। लेकिन ये आयनिक बंध से थोड़ा अलग ही होता है कि आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉन सिंगल भी दिए जा सकते हैं, 1 2 3, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो अधातु होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में देगा। मतलब जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जोड़े में हो और जिन्होंने उसकी संरचना में भाग न ले रहे हो, मतलब बॉन्ड बनाने भाग न ले रहे हो। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने भाग लेते हैं वो बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड बनाने भाग नहीं लेते उन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर। तो ये क्या करते हैं अधातुओं के साथ, और अधातुओं को पियर्सन ने, हमने पियर्सन थ्योरी में पहले लेक्चर बताया था, इसे नाम दिया था लिगेंड। लिगेंड इंग्लिश वर्ड होता है, हिंदी में उसे संलग्नी बोलते हैं। मतलब संलग्नी मतलब जो जुड़ जाए, संलग्न हो जाए। तो अधातु क्या करते हैं, जब इनके पास उच्च धनावेश होता है तो उनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य आकर्षण होने के कारण वो इनसे इनकी ओर आकर्षित होकर इनसे साथ उपसहसंयोजी बॉन्ड, या फिर पियर्सन किसने वैज्ञानिक ऑर्गन ने इस बॉन्ड को नया नाम दिया, जिसे बोलते हैं मेटल लिगेंड बॉन्ड, बनाकर जुड़ जाता है। और जोड़ने के कारण चूंकि जुड़ जाते हैं इसीलिए इन क्षार धातुओं क्षार
या धातुओं को या फिर क्या बोलते हैं क्षार जो अधातु होते हैं तो इन्हें क्षार अधातु मतलब एक ही नाम है, क्षारों को या धातु को पियर्सन लिगेंड बोला था, मतलब संलग्नी बोला था और जुड़ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एस ब्लॉक के तत्व भी कुछ लिगेंडों से क्रिया करके संकुल यौगिक बनाते हैं और ये जिन लिगेंडों से क्रिया करके संकुल यौगिक बनाते हैं उन लिगेंडों को हम किराउन ईथर बोलते हैं। तो अपना टॉपिक किराउन ईथर था, तो हमने शुरुआत की किराउन ईथर का बेसिक रूप से। हम एस ब्लॉक आसानी से जानते हैं, एस ब्लॉक के तत्व जानते हैं, हम अणु परमाणु यौगिक जानते नहीं तो हमने शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बता भी दिया। अब जब यौगिक बनाते हैं कई प्रकार से बना सकते हैं। ये यौगिक धातु लिगेंड के मध्य बनता है, इनके मध्य बंद उप संयोजक गुणों या शर्तों के अनुसार बनता है। तो थोड़ा अलग होने के कारण वैज्ञानिक ऑर्गल बोल दो या फिर जो सीएफटी में एच बेरेजी ने या आई वैन ब्लैक ने नया नाम इस बॉन्ड को दे दिया मेटल लिगेंड बॉन्ड। तो इस बॉन्ड के द्वारा क्या करते हैं, ये लिगेंड से क्रिया करके एक नए प्रकार के संकुल यौगिक बनाते हैं जिन्हें हम नए प्रकार के यौगिक बनाते हैं जिन्हें हम संकुल यौगिक बोलते हैं। और जब संकुल यौगिक बोलते हैं तो जो एस ब्लॉक के तत्व जिनके साथ संकुल यौगिक बनाते हैं उन लिगेंडों को हम बोलते हैं किराउन ईथर। ये दो प्रकार के बनाते हैं और दो प्रकार के लिगेंडों से संकुल यौगिक बनाते हैं, एक है किराउन ईथर और दूसरा होता है क्रिप्टेट। और ये हमारे एस ब्लॉक के द्वारा बनाए गए दो इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण संकुल यौगिक होते हैं। आज के फर्स्ट लेक्चर में हम किराउन ईथर को डिफाइन करेंगे बेसिक रूप में और इसके बाद अगले लेक्चर में हम क्रिप्टेट के बारे में बताएंगे। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक साथ पढ़े जाते हैं। सबसे ज्यादा संकुल यौगिक डी ब्लॉक के तत्व बनाते हैं और उनके बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो संकुल यौगिक बनाने के लिए जो एस ब्लॉक या डी ब्लॉक है इनकी केवल धातु ही बनाते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकें और वो भी बनाने साथ साथ कुछ शर्तों का पालन करें। जो कुछ शर्तों का पालन करते हैं वही धातु रूप में लिगेंडों से जुड़कर संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। अब हम अपने टॉपिक किराउन ईथर डिफाइन करेंगे हम। अब यदि हम अपने आज के टॉपिक किराउन ईथर को डिफाइन करें तो अधिकांश बहुत से टॉपिक को यदि हम उसके नाम के आधार पर जाने या नाम के आधार पर एक्सप्लेन करें तो बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है और पढ़ा जा सकता है, क्योंकि अधिकांशतः नाम से ही बहुत सी चीजें इसकी स्पष्ट हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। किराउन की बात करें तो किराउन ईथर दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है किराउन और दूसरा है ईथर। किराउन क्या होता है, किराउन का मतलब होता है एक बड़ी वलय युक्त संरचना। किराउन का अर्थ होता है एक बड़ी वलय युक्त संरचना। बड़ी मतलब बेहद, बेहद बोल दो बड़ी हो, वलय मतलब चक्री हो, अर्थात उसका पहला वाला पॉइंट अंतिम पॉइंट से जुड़ा हो, बंद संरचना हो, है ना। एक बड़ी बेहद संरचना वाला अणु बोल दो या एक बड़ी बेहद संरचना। जब ऐसी संरचना होती है हम बोलते हैं किराउन शब्द बोल देते हैं। और इसे एक प्रकार से ऐसा ही बोल दो, किराउन का मतलब होता है मुकुट के समान संरचना वाली। तो मुकुट क्या होता है, चक्री होता है, उसमें मतलब पहला पॉइंट खुला तो होता नहीं, अंतिम पॉइंट पहले पॉइंट से जुड़ा होता है, बड़ा भी होता है मुकुट, वो बात उसे बहुत छोटा क्या मतलब ठीक साइज उसका मीडियम ठीक ठाक होता है। और इसके अलावा किराउन मतलब क्या बोल दिया जाए, एक बड़ी वलय युक्त संरचना या मुकुट के समान संरचना वाला कोई यौगिक जो भी होगा या कोई पदार्थ या कोई अणु या फिर लिगेंड जो हम यहाँ बताने वाले हैं। ईथर क्या होते हैं, ईथर सब लोग जानते होंगे, ये क्रियात्मक समूह होते हैं और कुछ क्रियात्मक समूह बेसिक बहुत होते हैं। जैसे ईथर का सूत्र क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड होता है, दोनों और एल्किल को जोड़ देता है, समान बना लेता है। एल्किल जोड़ा है, समान एल्किल जोड़े तो हम इसे आर ओ आर बोल देते हैं। यदि असमान जोड़े तो हम इसे आर ओ आर डैश बोल देते हैं। एल आर मतलब एल्किल है। एल्किल क्या होते हैं, ये एल्केन से बने होते हैं। एल्केन क्या है, तो एल्केन एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन जान लिया तो कौन से हाइड्रोकार्बन एल्केन होते हैं, इनका समान सूत्र होता है CnH2n+2, अर्थात वे हाइड्रोकार्बन अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या n क्या होता है, n बराबर कुछ भी
एक जीरो नहीं होगा, 1 2 3 डैश डैश डैश, एक परिमित मान जिसे गिना जा सके या जिसके बारे में गिना जा सके ना, परिमित हो। तो यहाँ n बराबर कुछ भी हो तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, कार्बन परमाणु की संख्या की दुगने से 2 अधिक। जब ऐसा किसी यौगिक में कार्बन परमाणु संख्या होती है और उसमें केवल कार्बन परमाणु भी हो तो उसे हम बोलते हैं एल्केन। ये लिखा है एल्केन का समान सूत्र लिखा है। एल्केन के बाद एल्कीन होते हैं, एल्काइन होते हैं, एल्केन हैलाइड होते हैं, सब अलग होते हैं। मेथ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होते हैं। एल्केन के बहुत सारे व्युत्पन्न बन जाएंगे, जैसे क्रिया करेगा अपने से, क्रिया करेगा नई चीजों जोड़ेगा, जोड़ने में किसे हटाएगा, उसे हटाएगा जो इसका मतलब जो इससे दुर्बल बंध से बना होगा। मेन इसका कार्बन है, कार्बन चतुसंयोजी होता है जो बहुत सारे जो एक साथ 4 परमाणु को या 4 यौगिकों को, अणुओं को अपने से जोड़ सकता है। अपनी संयुक्ता को पूरी करने के लिए बेसिक रूप में हाइड्रोजन से क्रिया कर लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन आसानी से जुड़ जाता है, क्योंकि कार्बन भी सिंगल बॉन्ड का साझा करता है 1 इलेक्ट्रॉन का। हाइड्रोजन भी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो आसानी से आके जुड़ जाता है। तो अपनी संयुक्तता पूरी करने के लिए जितने से परमाणु की या फिर तत्वों की परमाणु की आवश्यकता होती है तो हाइड्रोजन जोड़ लेगा। और जब किसी की क्रिया करके नई चीज बनानी होगी तो उतने हाइड्रोजन हटा लेगा। तो ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को निकालने का नई नई चीज बनाकर नई नई यौगिक बना लेगा, जिन्हें हम बोलेंगे एल्केन के व्युत्पन्न यौगिक। उसी प्रकार एल्कीन बना लेता है। एल्कीन के समान सूत्र में CnH2n बस होता है, एल्काइन में CnH2n-2 होता है। ये सब हम आप लोगों को पूरी बेसिक जानकारी एक अलग लेक्चर में पूरे इनके बारे में एक अलग वीडियो में बता देंगे। तथा n बराबर 1 होता तो हम इसे मैथ बोल देते हैं, 2 के लिए एथ आ जाता है ना, एथ बराबर यदि 1 है तो हम इसे क्या ले लेंगे, मैथ, एथ, प्रोप, फिर ब्यूट आ जाता है, पेंट आ जाता है, हैट्स आ जाता है, हैप्ट आ जाता है, ऑट आ जाता है 9 के लिए, फिर डेक आ जाता है, इसी बार आगे भी चलते रहते हैं ना। और फिर एल्केन में n लगा देते हैं। ये सब पूरी हम पूरी क्या करें, पूरी सीरीज बना सकते हैं। यदि हम एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दें, C2n+1 कर दें, तो फिर इसे हम क्या बोलते हैं, एल्किल, और कैपिटल R से शो करते हैं। एल्किल में क्या होता है, एल्किल में एक हाइड्रोजन कम होने के कारण C से एक हाइड्रोजन कम है, मतलब एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो इस कार्बन त्रिसंयोजी हो गया, होता 4 संयोजी है, मतलब कार्बन से 3 परमाणु जुड़े, होती 4 संयोजी है। एक संयोजन जब कमी है तो उसे पूर्ण करने के लिए बहुत ज्यादा क्रिया करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह मतलब जिनकी एक या एक से अधिक संयोजकता खाली हो। तो यहाँ ये ऑक्सीजन से आसानी जुड़ जाता है, ऑक्सीजन भी 2 संयोजी तो इसे आसानी जोड़ लेगा। अब यहाँ एल्किल जुड़ा है, एल्किल में मतलब क्या, एल्किल में 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन कर दो इसके, और 3 हाइड्रोजन यदि हम यहाँ पे पूरे कर दें तो एक हाइड्रोजन इस एक संयोजकता की खाली है, उसी प्रकार इस वाले की एक संयोजकता खाली होगी। तो ये क्या करेगा, ये एक संयोजकता द्वारा अन्य यौगिकों से क्रिया करने की अपेक्षा कर ज्यादा प्रवृत्ति रखते हैं, तो ऐसे यौगिकों को हम क्रियात्मक समूह बोलते हैं। तो ईथर क्या है, क्रियात्मक समूह है। ईथर के अलावा और भी क्रियात्मक समूह होते हैं, और क्रियात्मक समूह को भी हम आप लोगों को अलग से एक लेक्चर में बता देंगे। थोड़ी क्रियात्मक समूह आगे आप थोड़ा देख लें, जैसे हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह होता है, OH बोलते हैं। हाइड्रोक्सी यदि एक खुली श्रृंखला के रूप में है, एलिफेटिक जिसे बोलते हैं, तो ये क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। एरोमेटिक बंध श्रृंखला में तो फिनॉल बनाता है। CHO एल्डिहाइड समूह बोल देते हैं। CO को कीटोन समूह बोलते हैं। इन सब में कार्बन की एक एक संयुक्ता खाली है, इसलिए तेजी से क्रिया करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन की किसी किसी में खाली है, इसलिए हम सबको क्रियात्मक समूह बोल देते हैं। फिर CO के बाद हमारा और कौन होता है, COOH कार्बोक्सिल समूह बोल देते हैं। COOR एस्टर समूह बोल देते हैं। और NH2 हमारा एमीन समूह हो जाता है। और यदि हम N2 समूह ले लें तो इसे हम बोलते हैं डाइएजोनियम समूह बोलते हैं। इस प्रकार के कुछ क्रियात्मक समूह मोस्ट हमने लिखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं। हम क्रियात्मक समूह होते क्या हैं, फिर कुछ मोस्ट जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो, तो उनके बारे में संरचना, फिर कैसे क्या होते हैं, अंदर संरचना पढ़े, अभी थोड़ा सा मैं शॉर्ट बताया। जब हम पढ़ेंगे तो हमारी हर चीजें फिर क्लियर होती है, हम उसके बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। तो यहाँ पे ईथर एक क्रियात्मक समूह जुड़ा है। क्राउन का हमने बता दिया, एक बड़ी या मुकुट समान संरचना।
जब इस प्रकार के यौगिक जिनमें ईथर समूह, और क्राउन ईथर में क्या होते हैं, जो ईथर होते हैं जो एक नहीं, मतलब क्या बोल दिया जाए, अनेक होते हैं। पॉली, पॉली मतलब कम से कम अभी क्राउन ईथर की जो खोज की गई प्रेजेंट में प्रोजेक्ट में ज्ञात है, सबसे छोटी संरचना वाला क्राउन ईथर जो ज्ञात है उसमें 4 ईथर समूह उपस्थित होते हैं, और सबसे छोटे वाले में, और सबसे बड़े वाले में 27 ईथर समूह होते हैं। तो पॉली मतलब 2 से अधिक, तो पॉली बोल दिया। मतलब क्राउन ईथर में ईथर समूह पॉली होते हैं, अनेक होते हैं। सबसे कम वाला भी 4 वाला ज्ञात है, सबसे कम, इससे कम भी ज्ञात नहीं है। तो क्राउन ईथर, क्राउन ईथर में क्या होता है, जो ईथर में कार्बन परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, तो इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। और क्या बोल दिया जाए, कार्बन के पास तो नहीं होगा क्योंकि वो चतुसंयोजी में उत्तेजित अवस्था में आके जुड़ जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित अवस्था में अलग अलग कर लेगा। ऑक्सीजन के पास इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, जिससे वो अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में किसी धनावेशित धातु आयन को, धनावेशित हो और धातु मतलब इलेक्ट्रॉन एक युग्म में लेने की प्रवृत्ति रखता हो, इन्हें देकर इनके साथ क्या बोल दिया जाए, उपसंयोजक बॉन्ड या मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाकर एक कुछ नए प्रकार के यौगिक बनाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हम जिन्हें एस तत्वों के कॉम्प्लेक्स यौगिक बोलते हैं, संकुल यौगिक बोलते हैं, या उन्हें क्राउन ईथर संकुल यौगिक बोलते हैं। तो क्राउन ईथर में क्राउन जान लिया, ईथर जान लिया। ईथर के बाद ये इसमें क्या होता है, ईथर में जो अभी हमें देखा कि ईथर में जब ROR होगा तो इसमें इसके पास ROR होगा, तो इसके पास ऑक्सीजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा देने के लिए। तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जब दे सकता है तो ये एक प्रकार का लिगेंड होता है। कौन, क्राउन ईथर। क्राउन ईथर में ईथर कितने होते हैं, अनेक पॉली होते हैं, लेकिन ईथर में ऑक्सीजन परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो दे सकता है और देने की प्रवृत्ति रखता है, अर्थात ये क्या होता है, एक प्रकार से लिगेंड का काम करता है, जो एस ब्लॉक के क्षार धातुओं के साथ, है ना, क्षारी मृदा नहीं, क्षार धातुओं के साथ क्रिया करके एक नए प्रकार के संकुल यौगिक बनाता है, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्राउन ईथर के संकुल यौगिक, या इन्हें हम बोलेंगे एस ब्लॉक के तत्वों के संकुल यौगिक कहते हैं। तो क्राउन ईथर एक प्रकार का लिगेंड हो गया। अब ये क्राउन ईथर की थोड़ी संरचना देख लेती हम, स्ट्रक्चर, कि क्राउन ईथर की स्ट्रक्चर कैसी होती है ना। तो हम पहले देखें क्राउन ईथर की स्ट्रक्चर। अब क्राउन ईथर की स्ट्रक्चर देखने के बाद, ये मतलब लिगेंड एक प्रकार का पूरा बेसिक हो गया, इसके स्ट्रक्चर देख लें। फिर ये किस प्रकार एस ब्लॉक की क्षारीय धातु मतलब फर्स्ट ब्लॉक या फर्स्ट वर्ग से किस प्रकार क्रिया करके संकुल यौगिक बनाता है वो देख लेगा, और हमारा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरे जो टिप्टेट है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। तो क्राउन ईथर की संरचना हमने बताया, क्राउन ईथर सबसे कम संरचना वाला, सबसे छोटी संरचना वाला जो क्राउन ईथर ज्ञात है उसे हम बोलते हैं 18 क्राउन 4 ईथर, 18 क्राउन 4 ईथर। और जो सबसे बड़ी, ये मतलब सबसे मिनिमम संरचना और सबसे बड़े आकार का जो हमें ज्ञात है उसे बोलते हैं 81 क्राउन 27 ईथर, है ना, उसे हम बोलते हैं 81 क्राउन 27 ईथर। हमने ये नाम लिखे तो इनके नाम के आधार पर ये नाम का मीन्स क्या है, इनमें 81 क्या आया है, क्राउन समझ गए होंगे, ईथर क्या होता है, ये 4 का मतलब क्या है, ये सब चीजें अब और अपन इसमें जान लें, बेस को जान लिया। फिर जिसकी संरचना किस प्रकार बनती है, तो सबसे पहले हमने आपके सामने 2 संरचनाएं बनाई हैं। एक में क्या लिखा है, 15 क्राउन 5 कॉम्प्लेक्स, मतलब 15 क्राउन 5 कॉम्प्लेक्स नहीं, 15 क्राउन 5 ईथर, है ना। और दूसरे में क्या लिखा है, बेंजो 15 क्राउन 5 ईथर। मतलब हमने दोनों 5 ईथर के लिए कुछ, मतलब इनमें रिलेशन बताने के लिए, कुछ डिफरेंस बताने के लिए एक कुछ सिंपल बनाया है और एक में क्रिया करके कुछ नए यौगिक रूप में मौजूद है। तो क्राउन ईथर का नाम किस प्रकार लिखा जाता है, तो क्राउन ईथर की संरचना एक मुकुट के समान होती, दिख रहा होगा, एक बड़ी संरचना समान होती है, जिसमें संरचना में ऑक्सीजन परमाणु बीच में विद्यमान होते हैं और एक चक्रीय संरचना बले बनाते हैं। और बले बनाने के लिए हम इन्हें क्या बोल सकते हैं,
इन्हें हम बोल सकते हैं समनाभिकीय क्राउन ईथर बोल सकते हैं ना, या फिर इनकी जो वलय होती है उसे हम बोल सकते हैं समवलय बोल सकते हैं। समवलय मतलब इनके वलय में केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित है, वो क्या है, ऑक्सीजन। और ऐसे लिगेंड है, ऐसे लिगेंड जिनमें एक ही दाता परमाणु होता है उसे हम एक दंती लिगेंड भी बोलते हैं। अब इसके अलावा जो क्रिप्टेट होते हैं उनमें क्राउन ईथर की वलय में एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, जिसे हम विषम चक्री वलय बोल देते हैं, विषम चक्री क्राउन ईथर बोल देते हैं। उन्हें दूसरा नाम बोलते हैं द्विदंती लिगेंड, तो उनमें दूसरा एक दाता परमाणु भी होगा जो अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में किसी धातु को दे सकता है और उससे नयौगिक बना लेता है। क्राउन ईथर का बेसिक जो है संरचना तो हमने किसकी बनाई है, 15 क्राउन 5 ईथर की। 5 बनाना किसी क्रम में बना लो, इसलिए हमने 2 बनाए हैं। 2 ऐसे बना सकते हैं, 2 ऐसे बना, 5 में है, 2 जोड़ दो, सिंपल है। हमने इसका जैसे हमने सीधे बेंजीन जैसा इसे 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। अब इसका सिंपल एक यहाँ पे कोई नहीं जुड़ा, सिंपल इसी बेंजीन जैसे देखो, लेकिन यहाँ पे जब दिया हमने इसे तो मतलब इस प्रकार वो जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब अपने क्रम में इससे जुड़ेगा और उसी क्रम में इसी प्रकार जुड़ जाएगा। 5 इसकी संरचना ऐसी है। हमें दूसरा 5 वाला बनाया, हमने क्या कर दिया, हम इसे किसी प्रकार को घुमा सकते हैं। हमने 2 सेम दिए, अलग अलग पर कर दिया। हम ऐसे कर सकते हैं, 2 अलग यहाँ दे दे, 2 दे दे, अलग यहाँ दे दे। इस वाले को हम पलटा दें तो मतलब ऊपर वाला अलग यहाँ, जैसी संरचना यहाँ पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे यदि हम पलटा दें तो ये नीचे ऊपर हो सकता है, मतलब इनकी संरचना किसी प्रकार बनाई जा सकती है। इसी प्रकार हमने एक जैसे 2 एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यदि हम इसे पलटा दें तो आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन यदि ये चीज यहाँ पे आ जाए तो 2 चीज यहाँ पे हो गई, ये आ गई, और ये 5वां जो अलग था वो यहाँ पे जोड़ दी, तो हम इस प्रकार बना सकते हैं। यदि इसे बेंजीन जो जुड़ी हटा दी जाए तो सेम आ जाएगी, फिर इसे पलटा के इसे बना सकते हैं। और ये अपने से कुछ जोड़ सकता है, बेंजीन जोड़ सकता है, एक बेंजीन जुड़ी है, दूसरी बेंजीन जोड़ सकता है, और किसी दूसरे भी बंद श्रृंखला वाले को ही जोड़ेगा अपने, है ना ये। और तो ये क्या हो जाता अपना, एक लिगेंड हो जाता है। लिगेंड क्यों बोलते हैं, इसमें हर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो दान दे सकता है या दे सकता है, इसलिए हम इस संरचना को जिसे लिखा क्राउन ईथर एक लिगेंड बोलते हैं, यानी संलग्नी बोलते हैं। अब इसका नाम क्या लिखा है, 15 क्राउन 5 ईथर। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसमें कितने परमाणु कुल उपस्थित हैं। तो हम जानते हैं बेंजीन जब बनाते हैं तो इन कोनों में हर में एक कार्बन परमाणु होता है, हर में कार्बन परमाणु होता छुपा होता है। उसे लिखना आवश्यक नहीं होता कि कोने में हमेशा कार्बन परमाणु ही माना जाता है, जहां 2 बॉन्ड बनते हैं। यदि यहाँ पे कार्बन के अलावा कोई दूसरा परमाणु उसे लिखना जरूरी होता है। कार्बन चतुसंयोजी होता है, ये भी जानते हैं। तो किसी एक कार्बन का ले लें तो उसे कितने बॉन्ड बनाए, 1 2, मतलब ये 2 हाइड्रोजन अपने से जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन की गिनती नहीं कर देगा, है ना। मतलब केवल ये कि जो वलय में है 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा अपने से, तो मतलब ऐसे बना दे 2 हाइड्रोजन, इस प्रकार जोड़ लेगा। ये 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा अपने से तो इसके ऐसे बना दिए जाएं, और किसी के बना दो तो ऐसे ले लेंगे। तो हम केवल जब इसके नाम लिखते हैं सब में 2 आ जाएंगे, तो इसके नाम लिखेंगे मैं, इसके 2, इसके 2, इसके 2, इसके 2, तो 2 2 की सबकी 4 4 हो जाएगी। एक लोन पेयर इसके पास, इसने बॉन्ड ही नहीं बनाएगी, डबल बॉन्ड कहीं बनेंगे। इसके नामकरण में हम वो लिखते हैं जो सीधे वलय से डायरेक्ट जुड़े हों। ये हाइड्रोजन कार्बन जुड़े वो नहीं लिखे जाएंगे। 15 का काउंट कर लो, ये सबको नंबर दे दो, 1 2 3, ऑक्सीजन गिना जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसकी वलय में कुल जितने परमाणु होते हैं सबसे पहले हम उसकी संख्या को लिख देते हैं 15। डैश मतलब क्राउन, एक यदि एक इंग्लिश का वर्ड है हिंदी में क्राउन लिख दो, यदि एक न्यूमेरिकल और एक शब्द भाषा वाला है तो उनके मध्य हम डैश लगा देते हैं। क्राउन क्यों, ये 15 एक क्राउन समान संरचना बनाते हैं, बड़ी संरचना बनाते हैं, मुकुट के समान संरचना लग रहा हो, मुकुट समान बड़ी संरचना इसमें, क्योंकि ऐसा आकार होती है उनका। फिर पास क्या होते हैं, कितने ऑक्सीजन परमाणु। ईथर का मुखिया कौन होता है, ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन ना हो तो अब वो अपने 2 संयोजकता को पूरी करने के लिए किसी दूसरे को जोड़ी नहीं, संयोजक पूरी करने के लिए आसानी से एल्किल साथ क्रिया करके जोड़ लेता है, उससे क्रिया करना आसान होता है। तो मैन कौन होता है, ऑक्सीजन। ईथर में जब मैन ऑक्सीजन होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, कितने ईथर समूह मौजूद हैं उनके जितने ईथर होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे, और 8 तो डबल होते हैं तो उतने जितने ईथर होंगे संख्या लिख दी जाएगी। एक न्यूमेरिकल भाषा डैश लगा देंगे, 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया, 5 क्या है, ईथर है, 5 ईथर मौजूद, 5 ईथर लिख दिया।
आसान से नामकरण हो गया। हमें किसी लिखना है, हमने आपको सब बता दिया। सबसे छोटा वाला 4 मौजूद है, 4 बनाओ, उसके पूरे गिन लो। 4 में कितने आएंगे तो बड़ी लिख दो, जैसे हमने बताया 18 के राउंड 4, तो 18 के राउंड 4, 18 नहीं आया कुछ यहाँ पे डिफरेंट कैसे कुछ गिन लें, क्योंकि 4 पास में यदि 15 आया है तो 18 नहीं आएगा, वहां पे 18 नहीं आएगा, 4 होंगे। तो कैसे यदि हम 4 के लिए गिन के निकाल लें अपना, तो यदि हम 4 बनाने कोई 4 दे देती हम उसे, तो 1 2 3 4 होंगे। तो अभी हम इस प्रकार निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसके सूत्र को एक प्रकार से और लिख सकते हैं, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो थोड़ा मिटा दे, फिर हम बता दें कि हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, इसके सूत्र दूसरे प्रकार से। तो हम इसके सूत्र को थोड़ा इस प्रकार भी लिखा जा सकता है दूसरे प्रकार से। जितने भी इसमें CH2 है, CH2 क्या बोलते हैं हम, इसे CH2 को बोलते हैं मैथिलीन बोलते हैं। और जितने भी CH2 है उनकी संख्या गिनकर इस प्रकार लिख दें, ACH2O, शुरुआत कहां से, इसे नंबर 1 मान लो, इसे लिखा जा सकता है CH2 ये वाला O, क्लियर, CH2O, दूसरा CH2O, तीसरा, फिर CH2O चौथा, CH2O पांचवा। मतलब यहां शुरुआत की तो ACH2 एक हो, इसके बाद 2 CH2 फेरो, फिर 2 CH2 फेरो, फिर CH2 फेरो, फिर CH2O, मतलब CH2 शुरुआत की तो O में खत्म होगा, O से शुरुआत की तो CH2 खत्म होगा, हो गए 5। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो क्या देखा हमने 5 में, 5 या आसान गिन लो। यहाँ जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई यहाँ से। मतलब आप जरूरी हर चीज मतलब समझ लो, बेसिस से कोई चीज गलती हो रही कंफ्यूजन तो बड़ी आसान से निकाला जा सकता है। थोड़ा उसका बेस मतलब अपन को क्या बोल दिया जाए, उसका बेस क्लियर होना चाहिए, पूरी तरह अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बेस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ हमारा उसका बेस क्लियर होना चाहिए। 4 तक आएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे, हटा दो 5वां, कितने हो जाएंगे फिर। तो यदि हमें गिनने हैं तो किसके निकालने हैं, केवल ये कार्बन गिने जाते हैं, हाइड्रोजन गिना नहीं जाता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें कितना आएगा 12 के राउंड 4 आ जाएगा, क्योंकि 5वां यदि नहीं है तो CH2 नहीं आएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो क्या CH2 शुरू है तो वो ऑक्सीजन में खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार 81 27 भी गिने जा सकते हैं। और इसका एक रिलेशन भी है, 3 गुना ले लें। यदि एक रिलेशन कितनी आसानी से निकाल के हमने बता दिया, जो रिलेशन कोई काम करते हैं तो अपने आप निकाल के आ गया आगमन विधि से। आगमन विधि होती है, उदाहरण करते करते सूत्र पा जाओ, आगमन विधि है, पहले सूत्र जान लो फिर एग्जाम्पल करो तो निगमन विधि होती है ना। तो आगमन इंडक्टिव मेथड हुई और निगमन को बोल देते हैं हम डिएक्टिक मेथड बोल देते हैं उसे। और फिर इसके पश्चात हमने क्या देखा, 5 ईथार है तो कुल परमाणु उसके 3 गुण होंगे, 5 3 15 रिलेशन लग रहा है, 5 3 15 27 की 81। तो जो कंफ्यूजन हो रही थी तो हम 4 3 12 ऐसे कर लेते, लेकिन ये चीज अभी हमने करके बता दी तो ये चीज अब हमसे गलती नहीं होगी या फिर अब हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। ये चीज के लिए बड़ा आसानी से इसके आप 15 के राउंड 5 भी था, एक्सप्लेन कर दिया हमने, संरचना बता दी। हम संरचना को विपरीत और किसी बना सकते हैं, कहीं यदि बेंजीन जुड़ी है तो उसके लिए हम शब्द लगाते हैं बेंजो। बेंजो मतलब बेंजीन जुड़ी है, बेंजीन जोड़ दो, इस पर कोई फर्क नहीं आएगा। जब इस प्रकार हमने इसका सूत्र लिखा तो हम इसे इस प्रकार ले सकते हैं कि इसका इस पे मैथिलीन के रूप में पूरा सूत्र हो जाएगा। ये नाम है, इसका सूत्र लिखोगे तो यहाँ एक कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्योंकि क्या डबल बॉन्ड आ जाएगा, हम जानते हैं इसमें डबल बॉन्ड लगता है, तो डबल बॉन्ड कहाँ चला, यहाँ से, यदि यहाँ शुरुआत करते यहाँ डबल तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये चीज क्या है, जो भी यौगिक जुड़ा होगा वो इसके नाम के आगे लिखा होगा। चलो इसी में एक चीज हम आप लोगों को बता दें कि एक खास बात क्या होती है कि जब ये तो हमने क्या पढ़ा, क्राउन ईथर, क्राउन ईथर संरचना, क्राउन ईथर का हमने पढ़ा IUPAC नाम, IUPAC नाम इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। तो IUPAC नाम पढ़ लिया, इसका नॉर्मल संरचना सूत्र देख लिया हमने, इसका आपको गिन के बता दिया। अब क्राउन ईथर बन गया। अब हमने क्या बताया था, ये S ग्रुप के संकुल यौगिक होते हैं। अब इन्हें संकुल यौगिक बनाना है तो संकुल यौगिक के लिए शर्त होती है, हम जानते हैं यदि इसमें 4 ईथर होंगे, सबसे छोटा वाला तो आकार थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्यों 4 है तो ये चीज कर जाएगी। यदि 4 करना है तो हम क्या कर रहे हैं, इसे एक चीज हटा दो इसका एक बार और इस वाले को यहाँ कर दो। 4 के लिए हम परिवर्तित कर दे तो कितना हो जाएगा, 4 के लिए ये पार्ट इससे हट जाएगा, ये पार्ट मतलब क्या हटा, जैसे हमने यहाँ हटा दिया CH2 CH2O और ये वाला बॉन्ड आगे इससे जुड़ जाएगा। यदि हम इससे आगे से जोड़ दे
तो क्या ये इस रूप का रूप ना ले लेगा कि एक O और 2C, मतलब ये वाला थोड़ा फैलेगा, बिल्कुल इसका आकार ही आ जाएगा। मतलब आसानी से किया जा सकता है। सबसे छोटा 4 होता है, जब हमने हटा दिया, इसे जोड़ दिया, इसका वलय का जो अंदर का वलय है या जो अंदर जगह वो अपने आप कम हो जाएगी। अब ये क्राउन ईथर क्या करता है, इसके जो अंदर साइज है, जितनी जगह है, उसके अनुसार ही क्षार धातु से ये क्रिया करता है। यदि क्षार धातु में देखें तो इनका आकार ऊपर नीचे बढ़ता जाएगा, इसे अवार तत्व बोलते हैं, क्षार धातु बोलते भी नहीं है। और ये एस ब्लॉक में गणना करना तो किसी में नहीं करते तो एस ब्लॉक के फर्स्ट वर्ग में से हम ले लेते हैं, फिर उसे वहां पे वहीं पे ले सकते हैं, कहीं लेते अवार तत्व ही हमारा। सब लिथियम आ गया। बार सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, उतनी कम वृद्धि नहीं होती, इतनी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। और क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन परमाणुकरण बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन नई कक्षा बनती जाती है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणुकरण बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन नई कक्षा नहीं बनती, उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य आकर्षण ही बढ़ता जाता है। तो आकार अपेक्षाकृत कम होता जाता है, बढ़ता नहीं है ना, मतलब उतना ही रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा आकर्षण, बढ़ेगा नहीं बाएं से दाएं जाने पर। परमाणु क्रमांक 2 कंडीशन में बढ़ते हैं, तो हमेशा गणना बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे के आधार पर करते हैं कि मान में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि परमाणु क्रम बढ़ रहा है उनका। ऊपर से नीचे आने पर नई कक्षा वाली आकार बढ़ता जाएगा। सबसे छोटा आकार एस ब्लॉक में बात करें, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो लिथियम जब सबसे छोटा है तो ये गैस सबसे छोटे क्राउन ईथर क्रिया करता, मतलब 4 वाले से। लिथियम का सोडियम कैसे करता है, 5 वाले से। पोटेशियम कैसे करता है, 6 वाले से। मतलब ये 4 वाला संकुल यौगिक है। अब इसकी जगह इतनी है, तो इसका आकार लिथियम क्या बोलते हैं, लिथियम परमाणु के लिए एक प्रकार से क्या होता है, उपयुक्त होता है। 4 वाले, तो 4 वाले का लिथियम के लिए आकार उपयुक्त है। यदि इसका आकार हम यहाँ पे किसे करते हैं, लिथियम सोडियम को लाए। अब सोडियम का आकार बड़ा है, इस जगह का आकार छोटा है, सोडियम वहां पे आएगा ही नहीं, क्योंकि उसे अंदर आके समाहित होना है। जब आएगा नहीं तो उसे क्रिया ही नहीं करेगा। इसलिए जैसा इसका आकार होता है, उसी आकार के क्षार धातु से क्रिया करके संकुल यौगिक बनाता है। क्षार धातु पहले अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगी, धनावेशित अवस्था में आएगी। धनावेशित होने के कारण ही वो इसके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को लेना चाहेगी, और जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को लेना चाहेगी तो आकर्षण और इसके दोनों का आकर्षण होने के कारण वो आके, जैसे 5 वाला है तो इसके आके जो बीच में इसे छिद्र बोल दो या जगह बोल दो, उसमें इस प्रकार आके समाहित हो जाती है, फिर आके फिट हो जाती है कि उसका आकार दोनों का बराबर होना चाहिए। और फिर ये क्या करते हैं, इसे जब आकर्षण बल है तो अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन में से दे देंगे और एक उप संयोजक बॉन्ड बना लेंगे। चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जब एकाकी इलेक्ट्रॉन दिए तो कहां पहुंच जाएंगे, नाइट्रोजन में, तो इसके हटा दें हम। तो जब इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे रहा है, ये ले रहा है, तो हम इसमें क्या करते हैं, टी रिएक्शन लगा देते हैं जो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की होता है। इसका मतलब है ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है और सोडियम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है। इस बॉन्ड को उप संयोजक बॉन्ड की प्रकृति का होता है, लेकिन जब ये इसमें क्या है, ये मेटल है, ये लिगेंड है, तो इस मेटल और लिगेंड के मध्य बनने वाले बॉन्ड को CFT ने मेटल लिगेंड बॉन्ड कहा, तो हम इसे मेटल लिगेंड बॉन्ड भी कह सकते हैं। और इसमें ये हमारा क्या हो गया, इस संकुल यौगिक का निर्माण हो गया। अब जब संकुल यौगिक का निर्माण हुआ तो इसमें सोडियम अब आ गया, तो उसके कुछ परिवर्तन होगा। तो ये तो कुछ हटे नहीं, ना ईथर हटे, तो नामकरण कोई परिवर्तन नहीं। संरचना हमने आपको बता दी, पहले हम क्राउन ईथर लिखेंगे स्ट्रक्चर, फिर हम लिखेंगे क्राउन ईथर द्वारा बनाए गए एस ब्लॉक के तत्वों के साथ संकुल यौगिक। पहले हमने पूरा बता दिया कि संकुल यौगिक करता है साइज के आधार पर, जितने इसकी बीच में साइज हो जगह होगी या बीच में जितनी भी इसका जो छिद्र का आकार होता है, उसी आकार के क्षार धातु के साथ क्रिया करके संकुल यौगिक बनाता है। जैसे लिथियम किसके साथ, 4 ईथर वाले क्राउन ईथर के साथ बनाता है, सोडियम 5, पोटेशियम 6, इसी तरह आगे होते हैं। तो हम फिर एग्जाम्पल देंगे इसके बाद। तो हमने पास कर लिया, सोडियम को क्या कर दिया, इसमें सोडियम को इसमें अंदर मतलब लिखकर हम इसका संकुल एग्जाम्पल दे देंगे, क्योंकि आकार यदि छोटा है, ये बड़ा तो आएगा नहीं। यदि आकार बड़ा है, सोडियम 5 वाला का लिथियम ले आए, तो जब आकार फिट नहीं बैठेगा तो इसकी संरचना उतनी स्थायी नहीं हो पाएगी, मतलब अस्थायी संरचना होगी। तो ये अस्थायी यौगिक क्यों बनाएगा, क्योंकि अस्थायी का अस्तित्व रहते नहीं है, क्योंकि हर एक चीज स्थायित्व प्राप्त करना चाहती है। इसीलिए यदि आकार छोटा है तो बड़े से क्रिया नहीं करेगा,
लेकिन आकार बड़ा है और इसके बाद दोनों प्रोबेबिलिटी हैं, तो उसके साथ क्रिया करेगा जो उसके आकार में पूरा समाहित होता है, ताकि स्थायी यौगिक बने, है ना। इसलिए ये 5 वाला लिथियम के साथ नहीं, सोडियम के साथ क्रिया करेगा, और सोडियम संकुल यौगिक जब बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, पूरा डिफाइन कर देंगे। डिफाइन करने के बाद इसकी स्ट्रक्चर बना देंगे। इसका जब नामकरण करेंगे आईयूपीएससी में तो सोडियम को आगे लिखा जाता है ना। तो अब इस संकुल यौगिक जब बन गया तो इसके नामकरण में हम सोडियम का लिखेंगे आगे, और ईथर को हटा के हम क्या जोड़ देंगे, कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स चाहे लिख दो कम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक क्या लिख दे, केवल संकुल। सोडियम 15 क्राउन 5 कम्प्लेक्स, ये नामकरण हो गया। इसका इस प्रकार सूत्र लिखना है तो सोडियम को क्या करते हैं हम, सोडियम बीच में आ गया तो सोडियम को आगे भी लिख दे तो कोई नहीं, सोडियम आगे लिख दे तो इस प्रकार सूत्र भी आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा क्राउन ईथर का क्षार धातु साथ बनाया हुआ संकुल यौगिक। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, यदि 5 है तो ये भी क्या करेगा, सोडियम के साथ क्रिया करेगा, और सोडियम को हम ऐसे बीच में लिख देंगे। सोडियम की क्यों क्रिया किया, क्योंकि इसका आकार 5 है, 5 वाले का 5 ईथर होने पर जो इसके वलय का आकार बनता है वो सोडियम के लिए पर्याप्त होता है, लिथियम के लिए ज्यादा बड़ा है तो अस्थायी यौगिक बनेगा। इसमें पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आदि आ नहीं सकते। तो फिर जब आएगा तो इसके बाद अपनी धनावेशित अवस्था में होगा, उसे शो नहीं करते कौन धनावेशित अवस्था में है, वो अपन की धनावेशित अवस्था शो नहीं करते किसमें है, और वो अपने जब तक धनायन नहीं होगा तो इसके इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित नहीं करेगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को। धनायन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन इसमें देने के लिए है, तो ये ऋण आयन और धनायन में आकर्षण होगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा, तो हम ऐसे तीर चिन्ह लगा देंगे, और तीर चिन्ह बताता है इसने एकाकी इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसने लिए हैं, तो एक संयोजक बॉन्ड या मेटल लिगेंड बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि क्राउन ईथर ए में ऑक्सीजन परमाणु लोन पेयर देता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। इसके पास केवल एक ही प्रकार के दाता परमाणु हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार दाता परमाणु है तो हम इसे एक दंती या एक दंतुल लिगेंड भी बोलते हैं। अब जब सोडियम आ गया, जुड़ गया, कम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, तो अब इसके नामकरण में सोडियम कहाँ लिखेंगे, तो उसे हम आगे लिखेंगे, तो हो जाएगा सोडियम बेंजो 15 क्राउन 5 ईथर। मतलब पहले लिगेंड था, लिगेंड के साथ इसने बेंजीन से क्रिया की, जब बेंजीन से क्रिया की तो भी लिगेंड रूप में रहेगा, धातु को हमेशा नाम के आगे लिखेंगे। यदि इसमें 2 बेंजीन रिंग होती तो ये दूसरी यहाँ हो सकती थी डाई बेंजो, 3 होगी तो ट्राई बेंजो हम शब्द यूज कर लेते, और क्योंकि इस लिगेंड के ये बेंजीन से क्रिया कर लेते हैं, और बेंजीन से क्रिया करके बने यौगिक इनके ज्ञात है क्राउन ईथर के, तो हमने उसका एग्जाम्पल ही बता दिया। ये सिंपल बिना बेंजीन रिंग का केवल क्षार धातु और क्राउन ईथर, इसमें एक बेंजीन रिंग जोड़ दी और दोनों को हमने एग्जाम्पल बता दिए। इसी प्रकार हमने 4 का जो परिवर्तन किया था, 4 5 या 6 वाला ले लेंगे, तो 6 वाला जो हमें लेना तो बेंजीन रिंग यहाँ जुड़ी होगी, और इसका जो आकार तो यहाँ पे पहले हम इस प्रकार यहाँ बनाएंगे, फिर बेंजीन रिंग ऊपर या नीचे कहीं पे हम इससे जोड़ देंगे। और 6 लेना तो 2 ऐसे, 2 4 और 2 6 ले सकते हैं, या 2 2 4 2 6 किसी प्रकार बना सकते हैं, तो 6 वाला भी हम बना सकते हैं। मिनिमम ईथर वाला 12 क्राउन ईथर ज्ञात, 4 ईथर ज्ञात है, और उच्चतम साइज या उच्चतम पॉली ईथर वाला क्राउन ईथर 81 क्राउन 27 ईथर ज्ञात है। तो ये हमारे अब इस लेक्चर में हमने आप लोगों को क्राउन ईथर को बेसिस से डिफाइन किया कि लिगेंड होता है, क्षार धातु क्या होती है, और क्रिया करके ये उससे संकुल यौगिक बनाते हैं। ये संकुल यौगिक किस प्रकार बनाते हैं, पहले हमें क्राउन ईथर का पूरा बेसिक डेफिनेशन और पूरा बेसिक, फिर बेसिक के अनुसार डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, आईयूपीएससी नाम और इसका सिंपल नाम बताया, इसके यौगिक बताए, और यौगिक का भी हमने इसमें एक्सप्लेन किया क्या इसमें ले सकते हैं, कैसे हम उसकी संरचना बना सकते हैं, और उसका आईयूपीएससी नाम किस प्रकार लिखा जाएगा। इसके अलावा हमने ईथर को भी और भी जो इसमें ऐसे वर्ड जो हमें पता होने चाहिए उन्हें भी हम शॉर्ट रूप में एक्सप्लेन करते रहे हैं। और इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हम आप लोगों को किप्टेट के बारे में बताएंगे। किप्टेट में केवल ये होता है उसकी भी रिंग इसी प्रकार होती है, अंतर क्या होता है, उसकी रिंग में एक दाता परमाणु के अलावा एक दाता परमाणु और आ जाता है जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में दे सकता है। थोड़ी संरचना इसकी बदल जाती है, उसकी इससे अलग होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, किप्टेट बोलते हैं। जो हम आप लोगों को इस टॉपिक के यानी क्षार धातु के कम्प्लेक्स यौगिक के जो टॉपिक है इसके लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर 2 या पार्ट 2 में बताएंगे।
तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से लेक्चर में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।